सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल ओम ज्ञान कुंडू को और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं जय भगवान कुंडू आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10वीं क्लास सामाजिक विज्ञान की पुस्तक भूगोल पाठ 1 संसाधन एवं विकास के महत्वपूर्ण नोट्स की आपको जानकारी देंगे, जो आपके एग्जाम में काम आएंगे। इसके अलावा दोस्तों और भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, तो इसलिए पूरी वीडियो ज़रूर देखें और अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं संसाधन और विकास में क्या अंतर है और क्या इनकी परिभाषा है। सबसे पहले संसाधन प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त होती हैं, जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी उपलब्ध होती है, संसाधन कहलाते हैं। जो हमारे लिए यूजफुल, हमारे लिए उपयोगी हैं, संसाधन कहलाते हैं। इसके अलावा विकास, जीवन में जो सुधार और प्रगति होती है उसको विकास कहते हैं, यानी जो जीवन में सुधार लाता है विकास कहलाता है। तो ये परिभाषा संसाधन और विकास की। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं संसाधनों का वर्गीकरण के। संसाधन मुख्य तौर पर संसाधन दो प्रकार के, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन की अगर बात करें तो ये भी दो प्रकार का मुख्य तौर पे, एक नवीकरण योग्य और एक अनवीकरण योग्य। अब नवीकरण योग्य भी दो प्रकार का है। नंबर एक सतत अथवा प्रवाह, जैसे पवन जल, और दूसरा जैव। जैव भी दो प्रकार का है, प्राकृतिक वनस्पति जिसमें वन शामिल है, और इसमें दूसरा अगर देखें तो वन्य जीव। अब बात करते हैं अनवीकरण योग्य संसाधन की। इसमें दो प्रकार का, ये पुनः चक्रीय जो दोबारा चक्कर में यूज हो जाता है, जैसे धातु किसका रिसाइकल हो जाता है बार बार, और अचक्रीय जैसे जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला। इसके अलावा मानवीय संरचना एवं संस्था के आधार पर और मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर संसाधन। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि मानव जो है एक दूसरे से कनेक्ट है, चाहे उसमें फिजिकल एनवायरनमेंट देखें, इंस्टीट्यूशन देखें, टेक्नोलॉजी देखें, तो वुमेन जो तीनों से कनेक्ट है, भौतिक पर्यावरण से यानी प्रकृति से, संस्थाएं जो संस्थाएं होती हैं जैसे स्कूल हो, फैक्ट्री हो इत्यादि उससे, और प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी, इन तीनों से, तीनों का अफेक्ट, तीनों से जुड़ा हुआ मानव, और तभी जो है विकास कर पाता है मानव। तो मानव संसाधन सबसे बहुमूल्य संसाधन कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों जैव और अजैव संसाधन किसे कहते हैं? जीवमंडल से प्राप्त संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं। इसके अलावा अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं द्वारा निर्मित संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। तो जैव संसाधन को हम लिविंग रिसोर्स कह सकते हैं, और अजैव संसाधन को नॉन लिविंग रिसोर्स कहा जाता है। तो जो जीवित है, जिसमें जी है, वो जैव संसाधन है, और जो निर्जीव है यानी मरे हुए, जो मरे हुए मतलब जैसे कि आप मिट्टी का या जैसे भी है जो, तो उनको जैव संसाधन में क्लासिफाई किया गया है। इसके अलावा दोस्तों नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? सबसे पहले नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा पूर्ण उपयोगी बनाया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इसके अलावा अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लेने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लिया जा सकता, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे कोयला। इसके अलावा दोस्तों स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही यूजफुल भी है, ध्यान से देखें। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया। नंबर एक व्यक्तिगत संसाधन वे व्यक्तियों के स्वामित्व में, जैसे उदाहरण के लिए घर, खुद की जमीन आदि। समुदाय संसाधन ये समुदाय के स्वामित्व में है, उदाहरण के लिए गांव में सभी के द्वारा तालाब का उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय
यह एक देश के स्वामित्व वाले संसाधन, उदाहरण के लिए सड़क आदि, और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, यह प्रत्येक देश द्वारा उपयोग किए जाने वाले संसाधन हैं। उदाहरण के लिए जल, सूरज की जो किरणें होती हैं हों आदि। इसके अलावा दोस्तों आपको और जानकारी दें तो विकास के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करें। तो इसमें सबसे पहले संभाव्य संसाधन, वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकी है। इन संसाधनों का वर्तमान में उपयोग नहीं किया जा रहा, परंतु भविष्य में इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम। इसके अलावा वास्तविक संसाधन की बात करें तो इन संसाधनों की मात्रा ज्ञात होती है। इन संसाधनों का वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है, जैसे कोयला, खनिज, तेल इत्यादि। तो दोस्तों ये अंतर था संभाव्य संसाधन में और वास्तविक संसाधन में। तो विकास के आधार पर संसाधन को 4 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें हम संभावित संसाधन और विकसित संसाधन के बारे में बता चुके हैं। अब बात करेंगे भंडार और संचित कोष के बारे में। तो भंडार वैसे संसाधन जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, परंतु सही तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी के विकसित नहीं होने के कारण उनका उपयोग नहीं हो पा रहा, भंडार कहलाते हैं। तो इसके अलावा अगले ही बात करें संचित कोष, वैसे संसाधन जिनके उपयोग के लिए तकनीकी उपलब्ध है लेकिन उनका उपयोग अभी शुरू नहीं किया गया और वे भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रखे गए हैं, संचित कोष कहलाते हैं। संचित कोष भंडार के भाग हैं, ध्यान रखें। जैसे भारत की कई बड़ी नदियां में अपार जल का भंडार है, परंतु उन सभी से विद्युत का उत्पादन अभी शुरू नहीं किया गया। भविष्य में उनके उपयोग की संभावना है। अतः बांधों और नदियों का जल, वन संपदा आदि संचित कोष के अंतर्गत आने वाले संसाधन हैं। दोस्तों अब बात करते हैं मृदा के बारे में, मिट्टी के बारे में। पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक और अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा या मिट्टी कहते हैं। ऊपरी सतह पर से मिट्टी हटाने पर प्राय चट्टान यानी सेल पाई जाती हैं। कभी कभी थोड़ी गहराई पर भी चट्टानें मिल जाती है। सभी मिट्टियों की उत्पत्ति चट्टान से हुई है। रॉक्स, मिट्टी का निर्माण टूटी चट्टानों के छोटे महीन कणों, खनिज, जैविक पदार्थों, बैक्टीरिया आदि के मिश्रण से होता है। मिट्टी के कण विभिन्न आकार प्रकार के, कोई बड़े, कोई छोटे, कोई अति सूक्ष्म होते हैं। मिट्टी में अनेक जीवाणु, कीटाणु, जीव जंतु पाए जाते हैं जो अनेक रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न कर मिट्टी के गुण में परिवर्तन करते हैं और मिट्टी की उपजाऊता बढ़ाते हैं। इसके अलावा दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने भारत की मिट्टी को 8 समूह बांटा है। सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी, दूसरी काली मिट्टी, तीसरी लाल पीली मिट्टी, चौथी लैटराइट मिट्टी, पांचवी शुष्क मृदा, छठी लवण मृदा और सातवीं पिटम मृदा यानी जैव मृदा और आठवीं वन मृदा। तो इनको बारी बारी से अगर हम करें तो इनका एक परिचय दे दें आपको। जलोढ़, जैसे जलोढ़ और जैसे ज़्यादा यानी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ के बारे में बात करें। उत्तर का विशाल मैदान कश्मीरी घाटी, असम घाटी, गुजरात तटीय भाग में जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। ये उपजाऊ होती है, ये ध्यान रखें, इसमें हुमस की मात्रा कम होती है। अब काली मिट्टी की बात करें, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यवर्ती मध्य प्रदेश, कर्नाटक का ऊपरी भाग, आंध्र प्रदेश का पश्चिमी भाग यानी मुख्य तौर पर महाराष्ट्र में पाई जाती है और कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी है। अब लाल मृदा, छोटा नागपुर पठार, पूर्वी मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं पूर्वी महाराष्ट्र, ये अधिक उपजाऊ नहीं है। अगले ही बात करें तो लैटराइट मृदा, इसका क्षेत्र अगर देखें तो पश्चिमी घाट, नागपुर पठार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम का पर्वतीय भाग और राजमहल की पहाड़ियाँ। इस मिट्टी का प्रयोग, जैसे लैटराइट यानी इसका अर्थ होता है ईंट,
भवन निर्माण हेतु किया जाता है, सूखने पर ईंट जैसी कठोर हो जाती है। इसके अलावा अगली बात करें तो पर्वतीय मृदा हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है, कम उपजाऊ होती है। अब अगली बात करें तो मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में आमतौर पर पाई जाती है, दक्षिण पश्चिमी पंजाब, दक्षिण पश्चिमी हरियाणा में पाई जाती है, ये उपजाऊ नहीं होती। इसके अलावा पीट एवं जैव मृदा हिमालय का जो तराई डेल्टाई क्षेत्र है उसमें पाई जाती है, उमस की अधिकता के कारण मैंग्रोव वनस्पति हेतु उपयोगी है। अब है लवणीय मृदा, कच्छ यानी गुजरात के रण और दलदली क्षेत्र में पाई जाती है और इसमें वनस्पतियों का अभाव होता है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें 20 दिसंबर 2013 को प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस मनाने का फैसला लिया गया है। ये आपके लिए अपडेट जानकारी है जो आपके एग्जाम में भी काम आएगी, आगे कंपटीशन एग्जाम जो होंगे उसमें। तो इसके अलावा और विशेष जानकारी देते हैं, जल को अवशोषण करने की क्षमता सबसे अधिक दोमक मिट्टी में होती है। मृदा संरक्षण के लिए 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई थी। इसके अलावा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो एजेंडा 21 के बारे में। एजेंडा 21 एक घोषणा पत्र और कार्यसूची है जिसे ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वहाँ 1992 में 1992 में, उसमें ये स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य है समान हितों, आपसी आवश्यकताओं एवं इसमें शामिल जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय जो नुकसान होता है, गरीबी और रोगों से निपटना है, यानी इनको दूर भगाना है। इसका मुख्य उद्देश्य ये भी है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 को तैयार करे। तो ये एजेंडा जो है 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 21 नियम बनाए गए हैं जिनको सभी ने फॉलो करना है। इसके अलावा इस सम्मेलन में पूरे विश्व यानी दुनिया के 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन यानी ग्लोबल वार्मिंग एवं जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर इन्होंने साइन किए थे। इस सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई गई थी। 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई, ताकि जो ऐसे हम रिसोर्स का प्रयोग करें कि आने वाली पीढ़ियों में भी काम आ सकें। इसके अलावा मृदा अपरदन और संरक्षण क्या है। मृदा का अपरदन मतलब कटाव, भूमि कटाव कैसे होता है, वर्षा से होता है, नदी द्वारा होता है, पवन द्वारा, बहुत तेज पवन चलती है उनके द्वारा भी होता है, अति पशुचारण उससे भी जो है मृदा अपरदन होती है, यानी भूमि कटाव होती है, भूमि कट जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। इसके अलावा मृदा संरक्षण की बात करें तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि पेड़ लगाएं और जो पर्वत इलाका उसमें सीढ़ी नुमा जो है कृषि की जाए, जैसे यहाँ चित्र में देख सकते हैं आप। तीसरा अगर देखें तो पशुचालन, उस पर कंट्रोल रखें, उस पर नियंत्रण रखें। और इसके अलावा अगला है समोच्च रेखीय जुताई, जैसे कि यहाँ दिखा रखी है, इस हिसाब से जुताई करें कि इससे भूमि का कटाव कम से कम हो और मिट्टी जो अपरदन होने से बचे। इसके अलावा भूमि संसाधन का वर्गीकरण और उपयोग। देखो भूमि अगर देखा जाए इंडिया में तो भूमि संसाधन को 3 भागों में वर्गीकरण किया गया, मैदान, पर्वत, पठार। तो इसमें जो मैदान है वो 43% है, पर्वत 30% यानी 30%, और पठार किस्म खनिजों का भंडार होता है वो पठार अगर देखें तो 27% है। दोस्तों ये थे भूमि संसाधन का वर्गीकरण के 3 भागों में बटा हुआ मैदान, पर्वत, पठार। इसके अलावा भारत में संसाधन योजना या नियोजन या प्लानिंग। संसाधन योजना एक जटिल प्रक्रिया है। इसके मुख्य चरण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उसकी सूची बनाना। इसके अंतर्गत क्षेत्रीय सर्वेक्षण यानी सर्वे करवाना, मानचित्र बनाना, संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रक अनुमान लगाना और मापन का कार्य है। ये है भारत में संसाधन योजना
को इम्प्लीमेंट यानी लागू करने के तरीके। इसके अलावा दूसरे की अगर बात करूं तो संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त तकनीकी कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। और तीसरे नंबर पर है संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय यानी तालमेल स्थापित करना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही संसाधन के विकास के लिए प्रयास किया जाने लगा है। आपको बता दें अब तक टोटल 12 पंचवर्षीय योजना हो चुकी हैं, जो उसके बाद इनको बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना यूं ही फीडबैक देते रहें। अगर आपको कोई क्वेश्चन कोई डाउट है तो ज़रूर हमें भेजें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।